अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। आज जो है हम लोग ई कैट की प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम, और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें सेट, फंक्शंस और ग्रुप्स के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा वीडियो का, इंशाल्लाह उसमें जो है वो इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। किस चीज़ को सेट कहा जाता है? याद रखिए, सेट, पहली बात ये है कि ये फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। और ये वो कलेक्शन होता है जिसके अंदर जो ऑर्डर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम लोग ना। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सेट ऑफ बुक्स हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, या सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो पहले आप मैथ्स लिख दें, पहले आप केमिस्ट्री लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक सेट है। तो ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि ये जो है मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये चलता चला जा रहा है और यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स हैं, तो ये है एक्चुअली फाइनाइट। अच्छा, जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं सेट के अंदर उनको सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि वो मौजूद हैं किसी भी सेट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सेट, उसे क्या कहते हैं? उसे उनके एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके लिए जो है ना एक नोटेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल लेटर से शो कर देते हैं एलिमेंट को और हम कहते हैं इट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट है और वो ताल्लुक़ रखता है ए से, ठीक है ना। और ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार से जो है वो हम जाहिर कर सकते हैं कि ए का जो ताल्लुक़ है वो, ये जो एलिमेंट है इसका ताल्लुक़ ए से है। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना इस सेट का हिस्सा है, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। बिलोंग्स टू, या उसे ताल्लुक़ रखता है या उसका सेट है, इस तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे कॉमन जो है वो दो ऑपरेशंस होते हैं सेट के ऊपर, जो कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं बहुत ही सिंपल से, यूनियन और दूसरा कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है ना। दो होते हैं, इंटरसेक्शन होता है और यूनियन होता है। यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम जो है वो उन सब को कंबाइन करके लिख देते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। जो भी बनेगा ऑर्डर्ड, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, नो रिपीटेशन, जस्ट उनको हम क्या कर देते हैं? कंबाइन करके लिख देते हैं, तो वो यूनियन बन जाता है। जबकि जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? इंटरसेक्शन के अंदर हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों उसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूनियन की मिसाल ली जाए, वैसे तो बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं। लेट से अगर एक सेट है ए 1 2 3 4 एंड 5, एक फाइनाइट सेट है, और बी कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 4, और इसी तरीके से सी कर देते हैं 1 3 एंड 5। तो अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको यूनियन करने के लिए कहा जाए, आपको कहा जाए कि आप ए यूनियन बी करो, तो ए यूनियन बी में हम सिंपल क्या करेंगे? इनको लाइन से लिख देंगे तो वो वही आ जाएंगे जो लिखे हुए 1 2 3 4 एंड 5। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं। तो अगर लेट से लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन में कॉमन देखे जाते हैं, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो जानते ही हैं, ठीक है जी। अच्छा, सेट थ्योरी के कुछ सिंबल्स हैं जो कि आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जहाँ पर भी ये सिंबल बनाएंगे तो वो सेट होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ए, सेट बी, सेट सी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इंटरसेक्शन के बारे में बताया, ऐसे बनता है। इंटरसेक्शन के अंदर वो लिख देते हैं जिनका ताल्लुक दोनों से है, यानी कि वो दोनों में क्या होते हैं? दोनों में होते हैं कॉमन। यूनियन के अंदर जो है हम ये लिख देते हैं कि या तो उससे ताल्लुक है या तो उससे ताल्लुक है, यानी सबको कंबाइन करके लिख देते हैं। ये जो सिंबल बनता है इस तरीके से प्रॉपर सबसेट को शो करता है। एक सेट जो कि कंटेन करता है दूसरे सेट में, यानी कि एक बड़े सेट के अंदर एक दूसरा सेट पूरा का पूरा मौजूद है, तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है? वो है एक प्रॉपर सबसेट। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो बी और सी दोनों प्रॉपर सबसेट हैं ए के, ठीक है ना। उसी के सबसेट आ रहे हैं क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स ए में और सी के भी सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, ठीक है जी। सबसेट, कुछ एलिमेंट्स अगर शामिल हो तो सबसेट कहलाएगा कंटेन इन और इक्वल, हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते, तो वो प्रॉपर नहीं है, वो जस्ट सबसेट है। और नहीं है तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अच्छा, सुपर सेट है। सेट बी इंक्लूड सेट ए, अगर पूरा का पूरा, अगर मैं लिखता हूँ कि बी जो है वो सुपर सेट है सी का,
तो इसका मतलब जो सेट बी है वो पूरा का पूरा सी को इंक्लूड करता है, जैसे कि अभी इससे पिछले मिसालों में एक्चुअली वो सुपर सेट थे। ये आगे एज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू का सिंबल है, 3 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू में एक क्रॉस का साइन आ जाएगा। और इनमें सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, ये कम्यूटेटिव भी होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, यानी कि आप लिखो सेट ए यूनियन बी या आप लिखो सेट बी यूनियन ए, एक ही बात है। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव के अलावा ये एसोसिएटिव भी होता है, तीनों में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एसोसिएटिव बनाएंगे तो एसोसिएटिव कैसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल सेट ए यूनियन आ रहा है और फिर साथ में आ रहा है सेट बी और इसी के साथ आ रहा है यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए और फिर यूनियन आ जाएगा और इधर लिख सकते हैं बी यूनियन सी। तो तरीक़ेकार जो है ना सेम ही चलते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जिस तरीके से नंबर्स होते हैं, और ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास सेट के लिहाज से। सेट आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही आसान सी चीज़ रहती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन होती नहीं है और छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम फंक्शंस। किस चीज़ को फंक्शन कहा जाता है? फंक्शन, मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच लगा हुआ है, तो स्विच एक फंक्शन है, उसका एक काम है। उसका क्या काम है? उसका काम है फॉर एग्जांपल फैन को ऑन करना, फॉर एग्जांपल लाइट को ऑन करना, या अगर आपके पास जो है वो सेल फ़ोन है तो सेल फ़ोन के ऊपर मुख्तलिफ अगर कोई बटन है, फॉर एग्जांपल पुराने वालों में होते थे, तो वो जो बटन है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन है, वो एक फंक्शन है, उसका काम है कपड़े धोना, ठीक है ना। उसका जो आप सब कुछ बेस करोगे, उसकी वर्किंग को आप एग्जामिन करोगे, वो आप करोगे उसे कपड़े धोने से। तो फंक्शन बेसिकली जाहिर करता है किसी भी एक चीज़ को जिससे कोई और काम हम ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक काम ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि एक फंक्शन से हम दो काम करें, यानी कि मैं नहीं चाहूँगा ऐसा स्विच घर में लगा दूँ कि जिससे फ़ैन और लाइट दोनों ऑन हो जाएं, प्रॉब्लम हो सकती है, एक ऑन करना है एक ऑफ़ करना है। इस वजह से ये बात जहन में आपने रखनी है, फंक्शन एक होता है, उसका एक ही फंक्शन होगा, तो फिर उसको जो है वो हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन हम किस तरीके से कहते हैं? फंक्शन हम ये कहते हैं लेट एक्स और वाई, ठीक है ना, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर मैं चाहूँ कि भाई एक एलिमेंट है स्मॉल एक्स जिसका ताल्लुक है सेट एक्स से, ठीक है ना, और उसको मैं असाइन कर दूँ, कुछ काम में उसको लगाऊँ किसी एलिमेंट के जिसका ताल्लुक है सेट वाई से, तो नतीजे में ये जो असाइनमेंट है इसको हम कहते हैं मैपिंग। ये जो असाइन कर दिया हमने, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैपिंग, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फंक्शन। कि हमने फंक्शन बना दिया, और हमने क्या फंक्शन बनाया? फंक्शन बना दिया है एक्स से वाई का फंक्शन बना दिया, ज्वाइन कर दिया, जिसको लिखने के तरीके का ये होता है फंक्शन इज सच दैट एक्स टू वाई। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया ना फंक्शन कैसे बनाया, कि हमारे घर में जो है वो एक बल्ब मौजूद था, ठीक है ना, एक बल्ब मौजूद था इस तरीके से, और एक जो है वो फॉर एग्जांपल फ़ैन मौजूद है, फ़ैन आ गया और बल्ब आ गया, दो चीज़ें हैं ना, इनका ताल्लुक है सेट वाई से। और मेरे पास दो स्विचेस थे, एक इधर स्विच है एक इधर स्विच है, ये स्विच 1 है, इस स्विच 2 है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको असाइन कर दिया, स्विच 1 को ये वाला बल्ब, स्विच 2 को असाइन कर दिया ये वाला फ़ैन। तो ये जो असाइनिंग है बेसिकली इसको हमने फंक्शन बना दिया है, या हमने उसकी क्या कर दी है? मैपिंग कर दी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन बन गया है S1। ये अगर पूरा का पूरा S का सेट है तो इसको मैंने फंक्शन कर दिया है किसी भी फ़ैन या ट्यूबलाइट के साथ, कुछ भी करके लिख सकते हैं, लेकिन हम आम तौर पे सेट लिख देते हैं X और Y ना, तो असाइन कर देंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आपने याद रखना है। जबकि जो सेट X है, ये जो पहला वाला है जो बटन लगे हुए हैं जो भी है, ये जो सेट X है ये कहलाता है डोमेन, ठीक है ना, ये डोमेन कहलाते हैं। सेट X को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, और आमतौर पे DF से जाहिर किया जाता है कॉमनली, बट डोमेन पूरा भी लिख सकते हैं। जबकि सेट Y जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसका कोडोमेन, यानी कि पंखा ट्यूबलाइट वगैरह ये कोडोमेन है, और ये जो स्विचेस थे मुख्तलिफ ये आ रहे हैं डोमेन के अंदर। और कोडोमेन को लिखने का तरीक़ेकार होता है COD और साथ में F लिख देते हैं, तो कोडोमेन ऑफ F हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो मैपिंग मैंने करी है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना,
ये जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली इमेज हैं और ये बेस कर रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि स्विच 1 और स्विच 2 के ऊपर बेस कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि वाई के जो एलिमेंट्स हैं ना, यानी कि तमाम के तमाम जो स्मॉल वाई थे, ये कहलाते हैं इमेजेस, ये इमेजेस कहलाते हैं। जबकि एक्स जो एलिमेंट्स हैं और एक्स वो एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल एक्स वाले सेट में मौजूद थे, ये कहलाते हैं प्री इमेजेस, जिसके ऊपर सारे के सारे फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि फंक्शन हैं कैसे। ठीक है। जबकि एक और चीज़ होती है जो कि बड़ी अहम बात है, जिसे हम कहते हैं रेंज। रेंज और कोर डोमेन बराबर हो सकते हैं, लेकिन रेंज एक ख़ास बात है तो आपने समझना है। रेंज एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आप याद रखें कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा है। वाई जो भी कोई एलिमेंट है जो ताल्लुक रखता है हमारे सेट वाई से, सच दैट जो वाई है वो फंक्शन है एक्स का, जो वाई है वो फंक्शन है एक्स का, इक्वल टू रह गया, वाई है वो फंक्शन है एक्स का, यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके साथ उसकी मैपिंग हुई हुई है। ज़रूरी नहीं है सारे, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा है कि मैंने एक जो कनेक्शन था इलेक्ट्रिसिटी का घर के अंदर, उसको मैंने किसी स्विच से कनेक्ट ही नहीं करा, तो वो खाली भी हो सकता है, लेकिन वो मेरे घर के जो कोर डोमेन है उसके अंदर शामिल है, बट वो रेंज नहीं कहलाएगा जब तक मैं उसको किसी स्विच से कनेक्ट ना कर दूँ। तो अगर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो रेंज या डोमेन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इस तरीके से ना। तो अभी हमने क्या कर दिया, फंक्शन बनाने के लिए ये बात अहम है कि एक स्विच से एक ही चीज़ चले, ठीक है ना, एक स्विच से एक ही चीज़ चले, और जाहिर सी बात है सारी की सारी जो है वो यूटिलाइज भी हो रही हो, ये भी बात है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मिसाल के तौर पे ये आ गया, ए से 1 कनेक्ट हो रहा है, बी से 2 कनेक्ट हो रहा है, सी से 3 कनेक्ट हो रहा है, और डी से लेट से 4 कनेक्ट कर दिया मैंने, और एक और एलिमेंट है 5 जो कि रह गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कनेक्ट हो गए हैं वो रेंज है, यानी कि हमारे ये जो सारे हैं ना जो कनेक्टेड हैं ये रेंज है। और कोड डोमेन में तो ये पूरा का पूरा आ रहा था 1 से लेके 5 तक, जिनको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और 2 भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक सेट से 2 बना दें। यानी कि मैं कह रहा हूँ इससे ऐसा नहीं हो सकता कि इससे मैं 2 चीज़ें कनेक्ट कर दूं, लेकिन हाँ एक ही चीज़ 2 स्विचेस से कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उनको एक्सप्लेन करके समझना है आपने ना, एग्जाम्पल के ज़रिए समझना है। पहले कहलाते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन ये है कि जो भी रेंज है किसी फंक्शन की, जो भी रेंज है वो क्या है, वो सबसेट है हमारे वाई का, यानी कि उसी के अंदर शामिल है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना बुक नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स बुक नहीं है। इस तरीके से जो फंक्शन होता है उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक ये खाली है, ठीक है ना, ये सबसेट है उसका, तो ये इनटू फंक्शंस कहलाते हैं। जबकि ऑन टू फंक्शंस जो है जो सर्जेक्टिव भी कहलाते हैं, सर्जेक्टिव ऑन टू भी कहलाते हैं। ऑन टू का मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ऑन टू का मतलब कंप्लीट हो जाएगा कि बात सारी ये है। अब देखो सर्जेक्टिव यहाँ पे मैंने दिखाया, सर्जेक्टिव सारे के सारे जो है ना वो बराबर हैं, यानी कि जो कोडोमेन है वो किसके बराबर आ रही है, वो बराबर आ रही है रेंज के। रेंज और कोडोमेन बराबर हैं, तो ऐसी सूरत में हम लिख सकते हैं इस तरीके से ना कि जो रेंज है वो बराबर है कोर डोमेन के वाई के। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बुक हैं, सारे के सारे कनेक्शंस किए गए हैं, तो वो सब्जेक्टिव कहलाता है और वो ऑन टू कहलाते हैं। इनटू के अंदर क्या है, इनटू के अंदर कुछ एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव के अंदर क्या है, सब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, यानी कि वो ऑन टू पूरा का पूरा उसके ऊपर मौजूद है। फिर एक होता है वन फंक्शन, एक के लिए एक और हर एक के लिए एक, और वन फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव की खास बात यह है कि सारे के सारे जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, और एक से एक यूज़ हो रहा है। यहाँ पर सारे यूज़ हो रहे थे, और वन के अंदर क्या हो रहा है, एक से एक जुड़ा हुआ है, एक से दो नहीं जुड़े हुए। आप इधर सब्जेक्टिव में देखो, ये वाला जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये वन नहीं है, ये 1 to many हो सकता है। ये वन है कि एक से एक जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा हुआ है। तो 1 to 1 फंक्शन की खास बात ये कि एक से एक ही कंबाइन होगा,
ठीक है, यानी कि अगर f ऑफ x1 है, ठीक है, तो वो कंबाइन होगा, बराबर होगा f ऑफ x2 के, और x1 बराबर होगा x2 के, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकता। अगर x1 x2 के बराबर है तभी ये बराबर हो सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट से ऐसा समझ लो कि घर के अंदर एक स्विच से एक लाइट कनेक्टेड है, एक स्विच से एक फैन कनेक्टेड है, और सारे जो है वो एक एक कनेक्टेड हैं, ये बात कंफर्म है। तो फिर वो क्या कहलाते हैं, वो 1-1 फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन 1-1 फंक्शन के अंदर कोई खाली भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 5 है, तो ये खाली रह जाएगा ना अगर 1-1 फंक्शन बनेगा। जबकि एक और बहुत अहम है, उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव की खास बात यह है कि ये दोनों होते हैं, ये 1-1 भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है, यानी एक के लिए एक भी है, 1-1 भी है, यानी कि एक एक से ही जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात ये हमारे पास ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब क्या है कि जो रेंज है और डोमेन है वो सॉरी जो को डोमेन है और रेंज है वो आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, कोई बच भी नहीं रहा, सब एक एक से जुड़े हुए हैं और कोई बच भी नहीं रहा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बाइजेक्टिव। 1-1 के अंदर हमने क्या देखा था कि सब एक से ही कनेक्टेड थे। सबजेक्टिव के अंदर हमने क्या देखा कि भाई क्या कहते हैं, कंप्लीट को डोमेन और रेंज बराबर हैं, सारे के सारे बुक हैं। जबकि इनटू फंक्शन की बात ये है कि कुछ के साथ जो है वो रिलेटेड हैं, कुछ के साथ मैपिंग की गई है, और कुछ खाली भी हो सकते हैं, तो वो इनटू कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ना अब बड़ी अहम बात है, इसके बाद तीसरी और आखिरी बात है रिलेटेड टू ग्रुप, कि ग्रुप्स किसे कहते हैं। तो देखो ग्रुप क्या है, आमतौर पे उसको जी से शो करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जी, विथ ए बाइनरी ऑपरेशन, जिसे स्टार या स्टेरिक से जाहिर किया जाता है, स्टार से शो करते हैं, तो इज कॉल्ड ग्रुप। कब कहलाएगा, जब वो ये कंडीशंस फुलफिल करे। पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मकसद हो गया, मकसद ये हो गया कि अगर हम ए को कोई भी फंक्शन कर रहे हैं बी के साथ, तो जो आंसर आए वो भी उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, उसी सेट से ताल्लुक़ रखता हो, तब वो कहलाएगा ग्रुप। सही है, ये पहली खुसूसियत है जो बहुत ज़रूरी है क्लोजर प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट से हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मैं किसी दो नेचुरल नंबर्स को बाइनरी ऑपरेशन करूँगा, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब पता क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो इनमें से किसी भी नंबर को अगर मैं प्लस कराऊँ, 1 + 2 कराऊँ तो 3 आएगा, 3 भी इसी सेट से ताल्लुक़ रखता है, तो ये क्लोजर है। फिर अगर मैं 3 - 2 कराऊँ तो 1 आएगा, वो भी इसी सेट से ताल्लुक़ रखता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। और वो ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो बनाती है किसी सेट को ग्रुप, वो है उसका एसोसिएटिव लॉ। थोड़ा सा इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ए बी सी हमारे पास हैं और उन सब का ताल्लुक़ है, वो सब बिलोंग करते हैं जी से, तो अगर मैं ए के साथ कोई ऑपरेशन करूँगा, चाहे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जो भी हो, और फिर बाद में ब्रैकेट के बाद वही ऑपरेशन सी के साथ किया जाए, तो हमेशा बराबर आएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी प्लस में भी हो सकता है, ये एडिशन की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये हो गया 2 × 3 और × 4, ये इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, और इसका ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे, मल्टीप्लाई में समझा रहा हूँ, आप एडिशन से भी समझ सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 3 × 4, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6 × 4, और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 × 2, ये भी 24 आएगा और ये भी 24 आएगा। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ ओबे कर रहा है, तो ये बन सकता है ग्रुप, हो सकता है ग्रुप। इसी तरीके से आइडेंटिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को अगर फॉलो करेगा तो वो फिर ग्रुप हो सकता है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, क्या है मतलब आइडेंटिटी का क्या मतलब है, यानी कि कोई एक एलिमेंट होना चाहिए ऐसा, लेट से अगर आइडेंटिटी ई है तो अगर मैं किसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करूं, ऐड करूं, मल्टीप्लाई कराऊं ई से, या जो भी आइडेंटिटी है उसको बाइनरी ऑपरेशन कराऊं ए से, तो हमेशा आंसर ए के ही बराबर आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमन है कि अगर यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, 4 उठा लिया मिसाल के तौर पे, 4 इंटू 1 करो या 1 इंटू 4 करो, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो ई है ये आइडेंटिटी है जो इसी ग्रुप के अंदर कहीं पर होती है। एडिशन के लिए 0 होता है आमतौर पे और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास 3। और आखिरी जो होते हैं वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स लाजमी तौर पे होना चाहिए। इन्वर्स का क्या मतलब है, इन्वर्स का मतलब ये है कि वही फिर ए जो है बिलोंग करता है जी से, ग्रुप से, ये आप जहन में रखें। और ए को अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन करता हूँ बी से और आंसर आता है हमारे पास ई के बराबर, तो वही आंसर बराबर आएगा बी इंटू ए के। ये बात हम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इन्वर्स के लिए क्या ज़रूरी है, इन्वर्स के लिए हम ये लिखेंगे कि अगर ए है और इसका बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ किया जाए, ए का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ इन्वर्स के साथ किया जाए, तो दोबारा से आइडेंटिटी आनी चाहिए। या फिर ए इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन अगर उसी आइडेंटिटी के साथ करें जो भी उस एलिमेंट की है, तब भी वही आंसर आना चाहिए। यानी अभी मैं मल्टीप्लिकेशन को ही समझा रहा हूँ ना, तो देखो अगर लिखा हुआ है 5 इंटू 1/5 किसके बराबर आएगा, 1 के। और यही तो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरीके से 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तब भी वही आंसर आएगा। अगर एडिशन की बात करते हैं तो वो आइडेंटिटी 0 आती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बात आपने जहन में रखनी है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी चीज़ को बनाती हैं ग्रुप। ग्रुप तब बनेगा जब वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर स्वीट कैंडीज़, यानी कि हम अब MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड हमारे पास आ रहा है, लाहौर इज़ नॉट अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। और यहाँ पे कंजंक्शन लिखा हुआ है। कंजंक्शन या ये जो सिंबल है ये जाहिर करता है ऑपरेटर एंड को, यानी कि दोनों बातों का सही होना ज़रूरी है, तब जाके ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकती है, ठीक है ना। तो एंड की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी कि लाहौर इज़ नॉट अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। देयरफॉर ये जो पूरी स्टेटमेंट है यानी स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन फॉल्स हो जाएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 10 इज़ द, ये कौन सी फॉर्म है, इट इज़ अ सेट बिल्डर मेथड। ओके, अब स्टेटमेंट आ गई 4 इज़ लेस देन 7, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है 7 इज़ लेस देन 11, ठीक है ना। दोनों बातें सही हैं, तो कंजंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा ट्रू। A is सबसेट ऑफ B means A is सबसेट ऑफ B, ये तो वही होता है। A disjunction of two statements is true if, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। डिसजंक्शन जो है वो किसको शो करता है, वो शो करता है और को, यानी कि या तो पहली स्टेटमेंट सही हो या दूसरी स्टेटमेंट सही हो, तो वो ट्रू मान लिया जाएगा। तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ 1 ऑफ P and Q इज़ ट्रू, तो वो डिसजंक्शन कहलाता है इन लॉजिकल रीजनिंग। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स R इज़ अ सबसेट ऑफ, वो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसके दो पार्ट आते हैं, पहला रियल पार्ट आता है और दूसरा पार्ट कौन सा आता है, दूसरा पार्ट आता है इमेजनरी, इस वजह से वो उसका सबसेट है। ओके, एन एलिमेंट B ऑफ अ सेट B कैन बी रिटर्न एज, तो इसको लिखना पड़ेगा स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ऐसे लिखना पड़ता है। अ सेट A इज़, जो सेट A है इम्प्रॉपर सबसेट है A का, प्रॉपर सबसेट है A का, नॉट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। A खुद अपने A की बात कर रहे हैं, और नॉट अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने जहन में रखना है कि कोई भी सेट अपने ही सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, कोई भी सेट अपने ही सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अगर A जो है 1 3 4 है, B जो है वो C A F है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन खाली होगा, नल सेट होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x इज़ लेस देन -1, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन -1 पर,
तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, इस सेट के अंदर कितने आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और x जो है वो लेस देन -1 है, ठीक है, -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या है, -2 है, -3 है, तो ऐसा तो कोई सेट होगा ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इट इज़ एम्प्टी सेट। फॉर एनी 3 सेट्स अगर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड के लिए कि x इंटरसेक्शन और ये आ रहा है हमारे पास y यूनियन z, तो तरीक़ेकार बताया था कि पहले आप इंटरसेक्शन इसके साथ लिखें x इंटरसेक्शन y और फिर यूनियन आएगा और फिर हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन z, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना, x इंटरसेक्शन z ऐसे लिखा जाएगा, तो x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z और यहाँ पर बीच में आ जाएगा यूनियन ऐसे। x सच दैट x p अपॉन q इज सेट ऑफ p अपॉन q जो है वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a में से a यूनियन किया जाए और a कॉम्प्लीमेंट में से किया जाए तो एक्चुअली किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है a यूनियन, तो सही है, और कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से a को माइनस करते हैं ना, इसका मतलब तो ये होता है ना यूनिवर्सल सेट माइनस a, तो d करेक्ट है। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट सिंगलटन सेट कहलाता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। टू ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड हाउ मैनी इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना, अगर हम किसी भी एक बात करें किसी भी एलिमेंट की तो उसमें करस्पॉन्ड करता है एक एलिमेंट को एटलीस्ट एक होता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक तो होता है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज़, आपकी क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, फाइनाइट ही होंगे, गिनती के काबिल होंगे। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 16, 8, 4, तो फार्मूला होता है 2 की पावर n, जितने भी एलिमेंट्स हो तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितने होंगे 16 होंगे। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये बात सही है, 2 + 2 4 होता है। द इन्वर्स ऑफ a to b इज़, अगर a to b का इन्वर्स मालूम करें कि a से लेकर b तक का इन्वर्स कितना होता है तो वो बराबर हो सकता है कॉम्प्लीमेंट भी a to b चलता है। इफ़ a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट, अगर a और b जो है वो ओवरलैपिंग सेट हैं तो ऐसी सूरत में अगर ओवरलैपिंग है तो इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, इनका इंटरसेक्शन बराबर होगा एक नल सेट के। अगर ओवरलैपिंग है मतलब सॉरी नहीं होगा, ओवरलैपिंग है मतलब कि उसमें कुछ तो एलिमेंट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, हम इस तरीके से करते हैं ना, अगर ये एक सेट है इसको कह रहे हैं सेट A और ये है कोई सेट B और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स 1 और 2 कॉमन है, बाकी जो है 3, 4, 8, 9 ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम इनका जो ओवरलैपिंग है तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है जी। द सेट, ये एक सेट है, इज़ अ ग्रुप, ग्रुप तब बनता है जब कोई ना कोई ऑपरेशन पॉजिटिव के लिहाज से तो देखो नहीं चलेगा, 1 -1 करूँगा 0 आएगा जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन में ये सारे आंसर्स आ सकते हैं, आप ट्राई करके देख लो। टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास तो उसे कहा जाता है इंडक्शन, इंड्यूस करते हैं हम लोग, इंड्यूस करते हैं, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उसको इंडक्शन कहते हैं। अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, कोई भी अगर हम कोई चीज़ कंसिडर करते हैं तो वो चीज़ या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, तो वो एक्चुअली हमारा प्रोपोजिशन होता है, दोनों नहीं हो सकता, प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें से कौन सा सेट एडिशन की आइडेंटिटी वाले को फॉलो नहीं करता, मोनोइड जो है ना उसका पता लगता है आइडेंटिटी से, तो याद रखो नेचुरल नंबर्स जो है ना वो ओबे नहीं करते, क्यों नहीं ओबे करते, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो रहा है और आइडेंटिटी जो है वो एडिशन के लिहाज से 0 को माना जाता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी किसके लिहाज से 0 को माना जाता है, एडिशन के लिहाज से, इन्होंने एडिशन के लिहाज से पूछा है, तो वो तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, 0 आता ही नहीं नेचुरल नंबर्स के अंदर, इस वजह से मैं कह रहा हूँ सी होगा। द डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, एंड देयर इज ए स्कोप फॉर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में ये अपोजिट हो गया, नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाती है, जहाँ पर तीसरे और चौथे चांसेस भी होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट है। ए बिलोंग्स टू, नहीं ऐसे नहीं, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, पहली वाली पढ़ के पता लग जाएगा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन मैंने बताई, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, 1, 2 इज इक्वल टू 2, 1 लिख सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट इन्वर्स किसी भी p का, किसी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो ट्रू आ रहा है तो p जाहिर सी बात है फॉल्स ही होगा। इफ p इज एन एनी प्रोपोजिशन, और ये उसका निगेशन है, ये जो मैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ निगेशन कहलाता है, उल्टा कहलाता है, तो यानी कि ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से चलता है ना। तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रूथ में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये सेम प्रिंट हो गया आई थिंक, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये गलत हो गया, तो भाई इसमें से कोई एक बात सही है, लेकिन वो सेम प्रिंट हुआ हुआ इधर। अ सेमी ग्रुप इज मोनोइड, मोनोइड क्या होता है, मोनोइड के अंदर मैंने आपको बताया आइडेंटिटी पाई जाती है। 4 इज लेस देन 7, सही बात है। 6 इज ग्रेटर देन 11, ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। तो कंजंक्शन का मैंने क्या बताया, दोनों का सही होना जरूरी है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट्स का ट्रू होता है, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। 7 इज लेस देन 4, ये बात गलत है। 6 इज ग्रेटर देन 11, ये बात भी गलत है। तो इनका जो कंजंक्शन है वो जाहिर सी बात है फॉल्स हो जाएगा। 7 4 से छोटा नहीं है और 6 11 से बड़ा नहीं है। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन के लिहाज से और नेचुरल नंबर्स हैं, तो बात यह है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में वैसे एडिशन के लिए 0 होता है ना, लेकिन वो आता ही नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे नन, नेचुरल नंबर्स में आता ही नहीं है 0। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एक्सीडेंट, जो पहली वाली बात हो रही है, एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कंजिक्यूटेंट इज, यानी कि पहली वाली बात जो है वो सही है, लेकिन दूसरी वाली बात क्या हो जाएगी, ठीक है ना, दूसरी वाली बात हो जाएगी गलत, तभी हम उसको क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। कंसिक्वेंट कहते हैं जो बाद वाला आता है ना। अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज कॉल्ड, अगर हम सबसेट देखें बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए अगर हम मालूम करें तो हम ये कह सकते हैं कि बी का रिलेशन जो है वो ए के साथ लिया जा रहा है। अगर ए क्रॉस बी होता तो पहला वाला ऑप्शन सही होता, ए टू बी। 36 इफ ए इज इक्वल टू 4, 3, तो इसका पावर सेट कितना होगा, दो एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2, 4 होने चाहिए, तो 4 1 2 3, 1 2 1 2 3, यही है। पहले नल सेट आता है, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, 3 आता है। तो सिर्फ काउंटिंग से हमें पता लग गया। अगर ए एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, बी एक एलिमेंट है जो सेट बी से ताल्लुक़ रखता है, सो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज आ। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, ये हो रहा है रिलेशन ऑफ ए टू बी, क्योंकि ए वाला एलिमेंट पहले लिखा हुआ है, बी वाला एलिमेंट बाद में लिखा हुआ है। अ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग, जो सेट होता है सेकंड एलिमेंट्स का, यहाँ पे बात हो रही है सेकंड एलिमेंट्स की, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिलेशन इन बी। सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स में, उनको रेंज कहा जाता है। द इनवर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन आर इज अ बाइनरी रिलेशन, जो इनवर्स है किसी बाइनरी रिलेशन का, वो खुद एक बाइनरी रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या बात सही हो गई, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता, ये बात हो गई बी कॉमा ए, बी कॉमा ए दोनों लिखा हुआ है, नहीं बी कॉमा ए या ए कॉमा बी ये बिलोंग करता है वो उस बाइनरी रिलेशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका इन्वर्स भी एक बाइनरी रिलेशन है। अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट, एक ऐसा जिसकी एक ही वो होती है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, हर बार सेम ही आंसर आएगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी टू क्यू, ये आ रहा है कंजंक्शन पी के साथ, और इसी तरीके से वो जा रहा है टू क्यू इज़ फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है, तो पी इज़ ट्रू, अगर पी ट्रू होगा तो नहीं, अगर पी ट्रू होगा क्यू भी ट्रू होगा, नहीं कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, कॉम्प्लेक्स। ओके 42 द फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बिलोंग्स एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज, ये कौन सा फंक्शन होता है, ये एक लीनियर फंक्शन होता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट, जो ग्राफ होता है लीनियर फंक्शन का, लीनियर है, लाइन से निकला है, सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का। लाहौर इज़ नॉट अ सिटी ऑफ पाकिस्तान,
दो स्टेटमेंट्स हैं, डिसजंक्शन में किसी भी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, ऊपर वाली बात ट्रू है तो ओवरऑल भी ट्रू आ जाएगा। 45 द फंक्शन x, y सच दैट y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इज, ये क्या बना है, कांस्टेंट है, ऑन टू है, 1 है, या फिर है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, देख लें इधर क्या बनेगा, 1 एक ही वैल्यू आएगी, x का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 फंक्शन है। एक ही आंसर आ सकता है एक वैल्यू पुट करने पर। द स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इसमें से कौन सा फंक्शन सही है, जो फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों सेम आ गए इधर। अच्छा, प्लस माइनस में लिखा हुआ है, ये वाली बात सही है। x या तो 0 होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, लेस देन नहीं हो सकता। सही ना, ये दोनों बातें तो वैसे ही गलत हो गई, लेस देन तो हो ही नहीं सकता। द निगेशन ऑफ अ नंबर गिवन नंबर इज, जो निगेशन होता है किसी का भी वो यूनिरी ऑपरेशन कहलाता है। यूनिरी ऑपरेशन की क्या खास बात है, यूनिरी ऑपरेशन के अंदर दो चीज़ें नहीं होती, जैसे मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स चाहिए, ठीक है, एडिशन में आपको दो नंबर्स चाहिए, लेकिन एक ऐसा ऑपरेशन यूनिरी कहलाता है जिसके अंदर सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो निगेशन में एक ही नंबर चाहिए, उसी से हो जाएगा, पावर में एक ही नंबर चाहिए, उसी से ही हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यूब रूट, अब फिर वही बात है, क्यूब रूट में एक ही चीज़ चाहिए तो यूनरी ऑपरेशन कहलाता है। 49 4 इज लेस देन 7, ये बात सही है, 7 इज लेस देन 11, ये बात भी सही है, तो दिस जंक्शन तो ऑलरेडी ट्रू होगा इसका। एक एलिमेंट है ई जो कि ताल्लुक रखता है ए से, सेट टू बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को शो करते हैं ई से। एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए 8 फॉर आइडेंटिटी का मतलब देखो क्या होता है कि हम 2 इंटू, जैसे 1 आइडेंटिटी है तो 2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 2 करो, दोनों सूरतों में वही आंसर आ जाता है जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर की जो हम बात कर रहे हैं वो नंबर है ए और ई से आइडेंटिटी हो रही है, डी वाली बात सही है, वही नंबर आना चाहिए, नंबर ए है यहाँ पे, ई तो आइडेंटिटी को जाहिर कर रहा है। ठीक है भाई, सो दैट्स इट, ये थे वो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर, अच्छा अभी हम लोगों ने ना लॉजिक वाली बात डिस्कस नहीं करी थी, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करनी है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन और यूनिरी ऑपरेशन वगैरह आपको क्लियर हो जाए। आई होप हेल्पफुल वीडियो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।